तैबा को जाने वाले जाना ज़रा अदब से, तैबा को जाने वाले जाना ज़रा अदब से, और मेरा भी किस्सा गम कहना शह अरब से। आदाब नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। हज 2023 खुसूसी प्रोग्राम के साथ सादत हमें मिली। हम रूबरू हैं, आपके साथ हैं, आपके सामने हैं। दरअसल बहुत ही खूबसूरत सातें हैं, मौसम हज का है। अल्लाह के बहुत ही प्यारे लोग रख्त सफ़र बांधे हुए हैं, जाने वाले हैं तैबा की ओर, मक्का की ओर। दिल करता है कि वो माहौल जिसे कश्मीरियों ने कुछ यूं बांध के रखा है, मक मदीनस बर्श वथिए नेरे लेथिए रह करान। हमारे आज़िम, खुदा के प्यारे मेहमान, बहुत ही नेक लोग, वो तैयार हैं, रखते सफ़र बांधे हुए हैं, निकलने को हैं, जाने को हैं। लेकिन बहुत सारी तैयारियां हैं जो सरकारी सतह पर, गैर सरकारी सतह पर हो रही हैं हज के हवाले से। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इंतजामात हो रहे हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, हम आज़मीन तक पल पल की जानकारी पहुंचाएं, उनको बाखबर रखें, ताकि उनका सफ़र आसान हो। तो आज हम बहुत ही मशकूर हैं, दो अहम ऑफिसरान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारी दावत पर वो तशरीफ़ ले आए हैं। उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। आम लोगों के लिए दिलचस्पी रहेगी, लेकिन आज़मीन हजरात जो हैं वो मुतल्ला रहें, ये हमारा आज का मकसद है, आज की इस प्रोग्राम का। मेरे मेहमान हैं जनाब सरताज अहमद मंटू साहब, हैं सीनियर स्टेशन मैनेजर, स्पाइस जेट एयरलाइंस। यहां यह भी बता दूं, स्पाइस जेट वो एयरलाइंस इस बार है जिसे सरकारी इंतजामात में यह काम सौंपा गया है कि वो हमारे आज़मीन को यहां हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उठाकर मंजिल की तरफ रवाना करें। इसलिए हमें खुशी है कि सरताज अहमद मंटू साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आपका खैर मकदम है जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सरजान अहमद शाह साहब, ये सुपरिंटेंडेंट कस्टम्स हैं जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात हैं। इनसे भी कुछ बातें आज हज के हवाले से, आज़मीन के हवाले से, सफ़र महमूद के ताल्लुक से ज़रूर करेंगे। सरजान जी, आपका भी इस्तकबाल करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब। मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है सरताज साहब, शेड्यूल बन चुका होगा। हमारी पहली फ्लाइट, हमारा पहला काफिला कब रवाना हो रहा है? इंशाल्लाह 7 जून को हमारा पहला काफिला निकलेगा। पहली फ्लाइट का डिपार्चर टाइमिंग्स है 3 बजे का, और उसके बाद दूसरी फ्लाइट का लगभग 7 बजे का है। रोजाना 2 हैं? जी 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 जी, 2 फ्लाइट्स हमारी फ्लाई करेंगी 14 तारीख तक, 14 जून तक। उसके बाद मतलब कम टाइम में सारे आज़मीन को मतलब मुख्तसर वक्त में रवाना करने के लिए हमने एक एडिशनल फ्लाइट लगाई है 15 तारीख से 22 तारीख तक। ठीक, यानी वो तीसरी होगी? जी, वो तीसरी फ्लाइट होगी। यानी 14 तारीख तक हमारी 2 फ्लाइट जाएंगी। पहली फ्लाइट का टाइम क्या होगा रवानगी का, लेकिन उनको आना कब होगा? जी, ये उसी हिसाब से शेड्यूल बनता है। जब जो यहाँ से 7 तारीख को निकलेंगे वो 17 जुलाई को। नहीं, वहां जाने की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें रिपोर्टिंग टाइम फॉर हज, अच्छा, हज हाउस। जी जी, हमने मुकर्रर किया है कि वो 6 घंटा पहले जो है हज हाउस पहुंचेंगे। 6 घंटे पहले? जी, 6 घंटा पहले हज हाउस पहुंचेंगे, क्योंकि उसमें यह है कि वहां पे आपको पता है बहुत सारे इंतजामात है, जिसमें सबसे पहले जो बैगेज उनका स्क्रीन होता है गेट पे, उसके बाद दोबारा उनका एक बोर्डिंग पास हम उनको इशू करते हैं रिसेप्शन पे। बोर्डिंग पास देने के बाद उनका बैगेज स्क्रीन दोबारा होता है। तो उसमें इस सारे प्रोसेस को, क्योंकि एक फ्लाइट में आज पहली बारी नॉर्मली जो पैसेंजर जाते थे 150-140 पैसेंजर जाते थे, बट आज स्पाइस जेट ने बड़े जहाज लगाए हैं जिसकी कैपेसिटी डबल से भी ज्यादा है जो पहले से
300 سے کچھ نمبر بنتا ہے. 324 کی کیپیسٹی ہے, اس میں لگ بھگ 315 پیسنجر جائیں گے ایک فلائٹ میں. 315. جی جی جی. تو بھیڑ بھی کافی رہے گی, یعنی مشکل ہوگی. جی اسی لیے کیونکہ نارملی ہم لوگ بلاتے تھے پیسنجرز کو 5 گھنٹہ پہلے, جن میں 4 گھنٹہ پہلے بھی آتے تھے حج ہاؤس, بٹ جو پیسنجرز کی تعداد ہے وہ ڈبل ہے, تو اس لیے 6 گھنٹے کا رپورٹنگ ٹائم رکھا ہے تاکہ وہاں پر جو بھی ان کے جو پروسیسز ہیں اس میں وہ ٹائملی ہو جائے, اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ بھی ٹائم سے پہنچ جائے, کیونکہ ایئرپورٹ پہ بھی امیگریشن چیک ہوگا, کسٹم چیک ہوگا, باقی ان پروسیس کو بھی. اور اس باری ایک دوسرا ایک چیز ہے کہ احرام بھی, کیونکہ ایک پہلی باری ہماری فلائٹ جو ہے ڈائریکٹلی جدہ جا رہی ہے, اس میں کوئی بھی سٹاپ اوور نہیں ہے, جو 14 تاریخ تک میں بات کر رہا ہوں. 14 تاریخ تک جو بھی جہاز جائیں گے وہ ڈائریکٹلی جائیں گے جدہ تک. 14 تاریخ کے بعد جو ایڈیشنل جہاز ہے وہ وایا UAE جائے گا, رسل خیمہ اس کو بولتے ہیں, تو رسل خیمہ ہو کر وہ چھوٹے جہاز جائیں گے, بٹ جو بڑے جہاز ہیں وہ ڈائریکٹلی جدہ جائیں گے. تو اس میں جو ہے, اس میں احرام کا جو پروسیس ہے, احرام بھی ان کو یہیں پہ باندھنا پڑے گا. تو اس میں بھی اس ٹائم کو بھی مد نظر رکھ کے ہم لوگوں نے جو رپورٹنگ ایئرپورٹ پہ رکھا ہے وہ لگ بھگ 3-4 گھنٹے پہلے رکھا ہے, بٹ جو حج ہاؤس ہے, حج ہاؤس میں لگ بھگ 6 گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنا پڑے گا. سرتاج صاحب, آپ نے کہا کہ احرام ہم نے باندھنا ہوگا یہیں سے, مطلب ایئرپورٹ ہے یا حج ہاؤس؟ نہیں, سری نگر ایئرپورٹ پہ. سری نگر ایئرپورٹ جی, جب ساری فارمیلٹیز مطلب کمپلیٹ ہو جائیں گی, سیکیورٹی چیک ہوگا, امیگریشن چیک ہوگا, کسٹم چیک ہوگا, اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد فائنل جہاز کو بورڈ کرنے سے پہلے احرام باندھنا پڑے گا. میٹنگز میں یہ تو طے ہوا ہوگا, کیونکہ 1-2 میٹنگز کا تھوڑی سی جانکاری میرے پاس ہے. جب آپ نے پورا یہ کام حج ہاؤس میں کیا تو دوبارہ چیکنگ ہوگی ایئرپورٹ, یا اس بار وہ ایگزمپٹ کیا جائے گا؟ نہیں, چیکنگ تو ہوگی سر وہاں دوبارہ. جی, ان کی فرسکنگ, جو سامان ہے, لگیج ہے, وہ سب. ہاں جی, دوبارہ بیگیج بھی اسکرین ہوگا, اور دوبارہ سے ان کا جو مطلب پرسنل سیکیورٹی چیک جس کو بولتے ہیں وہ ہوگا ایئرپورٹ. شیڈول کے حوالے سے اور بھی باتیں ہم کریں گے. بیچ میں سرجان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. 1-2 خبریں ہمارے منٹو سر نے دی, بہت دل خوش ہوا کہ ہم ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے, ایک چھوٹے کی جگہ بڑے جہاز ہیں جن کی کیپیسٹی 315 ایک بار چلے جائیں گے, تو یعنی ایک دن میں 600-700 لوگ, 650 لوگ الحمدللہ عازمین روانہ ہوں گے. اور کچھ بڑی خبریں آپ کے پاس ہوں گی, وہ بتائیں تاکہ میں آپ کے موضوع کی طرف آ جاؤں. طلعت صاحب, بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں عازمین کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اس مقدس سفر پہ روانہ ہونے کے لیے. بڑی خبر یہ ہے کہ جو اب کی بار نمبر آف پلگرمز ہے وہ 16 دن میں ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے. پہلے ایسے روانگی جو ہے, تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ چھوٹے جہاز ہوتے تھے 140, 50 یا 65 کے قریب, تو یہ کافی لمبا پروسیس بہت دیر تک چلتا تھا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے, خوش آئند بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت نارملی یہ ہر سال ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہمارے والنٹیئرس ہوتے ہیں جو ہمارے حاجی صاحبان کو جگہ جگہ پہ مدد کرتے ہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں. اور اپنی بات پہ میں پہلے یہ آنا چاہوں گا کہ جو میری درخواست ہے لگ بھگ ہر عازم سے, کہ جب بھی ہمیں کسی سفر پہ جانا ہوتا تو رخت سفر باندھتے ہیں, تو جب بھی وہ اپنا جو بیگیج ہے, چاہے ان کا بیگ ہے یا سوٹ کیس ہے, وہ سفر کی چیزیں اس میں پیک کرنے کا شروع کریں, تو سب سے پہلے وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, وہاں کے قوانین کا الگ ہے. ہاں, انہیں سعودی عرب جانا ہے, ٹھیک, تو ان کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ وہاں کے قوانین, وہاں کے ضوابط, ان کی پاسداری کرنے کے لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بیگیج میں نہ رکھیں. ٹھیک, 40 دن کا یہ قیام ہے وہاں پہ حرمین شریفین میں. 40 دن کے لیے جتنا کم از کم وہ سامان رکھیں اپنے بیگ میں, بہتر ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو کسٹمز اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بونافائیڈ پرسنل بیگیج, جو آپ کا جائز نجی سامان ہے. جیسے پورے دن میں
हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह उठे हम नींद से पहले ब्रश हमें चाहिए, फिर टॉवेल, साबुन, ये सारी चीज़ें उसमें रखें। उसके बाद आपके जो 40 दिन का जो वहाँ पे स्टे है, उस दौरान आपको जो कपड़े वगैरह है वो आप रखें, लेकिन कतन वो चीज़ें ना रखें जो गैर ज़रूरी हो। ये गैर ज़रूरी भी और गैर कानूनी भी हमें पता नहीं होता, गलती से हम रख लेते हैं। मतलब मैंने मेडिसिन रख दी। नहीं, देखिए मेडिसिन तो आपकी प्रिस्क्राइब्ड है, उसका प्रिस्क्रिप्शन है। यानी प्रिस्क्रिप्शन अगर साथ में है, बिल्कुल आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आप अपने रजिस्टर्ड बैगेज में रख लीजिए मेडिसिन 40 दिन के लिए। तो वो कौन सी चीज है जिसको नहीं रखना चाहिए? सबसे पहली बात है, बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग आजमीन हैं, मैं बड़ी माजरत से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे तंबाकू नोशी करते हैं, कुछ तो हमारे सिगरेट नोशी भी करते हैं, और कुछ दूर दराज इलाकों के नस्वार वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। ये सभी चीजें ममनू है, प्रोहिबिटेड है। ऐसी चीजें अपनी बैगेज में कतन ना रखें। जो नशावर चीजें हैं, इनको कतन अपनी बैगेज में ना रखें, क्योंकि इससे आपको आगे बहुत परेशानी हो सकती है। जो ही आप हज हाउस पहुंचेंगे तो वहां गेट पे ही आपको वहां पे जो होम गार्ड के वॉलंटियर्स मिलेंगे, रजाकार मिलेंगे, आपका बैग वो लेंगे, आपकी मदद के लिए, वो आपके ताउन के लिए है। लेकिन वहां स्कैनिंग पे जब आपका बैगेज स्कैन हो रहा है तो वहां पे सिक्योरिटी के, कस्टम्स के ऑफिसर्स, एयरलाइंस के सिक्योरिटी के ऑफिसर्स होते हैं। अगर वहां पे उनको कोई शय जो है वो सस्पिशियस या डाउटफुल लगे, जिस पे हमें शक हो, तो हाजी साहब को, आजिम को वहां पे कहा जाएगा कि इसको आप खोलिए। जो बैग उसने बड़े तरतीब से अपने घर में रखा हुआ, अपनी चीजें रखी हुई, वो सड़क मतलब एक साइड में उसको खोलनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है। ये चीजें जो मैंने आपको बता दिया, ये और हथियार और नोकीली चीजें, क्योंकि ये ऐसी चीजें जिनका वहां पे कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ उनका जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, निजी चीजें, जिनका आपने पूरे दिन इस्तेमाल करना है, घर में करते हैं, बस वो रखिए। और उसमें भी आप कोशिश कीजिए जितना कम सामान आप रखें उतना रखें, क्योंकि उसके पीछे एक और अहम नुक्ता यह है कि यहां श्रीनगर में आपको पता है कि न सिर्फ यहां जो हमारे होम गार्ड्स के रजाकार, मेरा अपना तजुर्बा है कि जो यहां दूसरी एजेंसीज, दूसरे महकमा जात के लोग होते हैं, अपनी पर्सनल ड्यूटी के अलावा वो हमेशा तैयार रहते हैं कि ये इस हाजी साहब की हम कुछ न कुछ मदद करें, सवाब की नीयत से। लेकिन जब आप माशाल्लाह जद्दा पहुंचेंगे, जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, वहां पे सैकड़ों में फ्लाइट्स लैंड करती हैं और हजारों की तादाद में वहां पे हाजी साहिबान उतरते हैं। तो वहां पे किसी को ये टाइम नहीं कि वो आपकी मदद करे। बहुत ही खूबसूरत मौजू है और हसास मौजू है जिस पर हमें तफसील में जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं वापस आपके पहले सवाल की तरफ, कुछ मोटी मोटी बातें आप बताना चाहेंगे, उंगलियों पर गिन के कौन सी चीज है अवॉइड करें? मसलन चाकू, जी, मैंने सुना है किसी किस्म का तेल, हाँ, लिक्विड्स, पाउडर, लिक्विड्स आप बताएं ताकि आजमीन अभी नोट करें, क्योंकि अभी उन्होंने बैग तैयार नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। करते वक्त कम से कम अपने बैग में ये चीजें ना डालें। देखिए, पहले तो जो भी नशावर चीज है वो कत्तन उसमें ना रखें। ठीक। नोकीली चीजें कत्तन ना रखें, हथियार वगैरह ना रखें। खाने की चीजों में जो मशरूबात हैं, जैसे ये लिक्विड्स होते हैं, तेल वगैरह, ये ना रखें उसमें। मेरी तो दरख्वास्त रहेगी कि जो हम यहां से, कुछ लोग मैंने देखा कि चावल लेते हैं, क्योंकि हम कश्मीरी बाती खमान, तो वहां पे हर एक चीज अवेलेबल है। अगर आप ये भी अवॉइड कर सकते हैं, ये भी ना लें, तो वहां पे अवेलेबल है, वहां पे आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका बोझ, बैग जो बन रहा है ना, ये आपने फिर खुद उठाना है। ठीक। बेशक यहां पे हज हाउस में हमारे पास वॉलंटियर है, वो उठाता है, लेकिन जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, वहां पे उठाने वाला कोई नहीं, आपने खुद उठाना है। सरजान अहमद शाह साहब सुपरिंटेंडेंट कस्टम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पे काम करते हैं, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, इनसे और भी बात करेंगे। लेकिन मैं वापस शेड्यूल की तरफ आ जाऊंगा। अभी तक सरकार ने या हज कमेटी ने, इंतजामिया ने आपको क्या नंबर है जो आप अगले 16 दिन में 7 तारीख से लेकर आगे जहां तक आपकी फ्लाइट्स हैं, कितना नंबर है आजमीन का और कितनी फ्लाइट्स ये टोटल बनती हैं? ये हमारी ऑल टुगेदर जो फ्लाइट्स बनती हैं, हमारी 40 फ्लाइटें बनती हैं पूरे शेड्यूल में। ठीक। तो इसमें जैसे कि मैंने बोला आपको कि 14 तारीख तक तो 2-2 फ्लाइटें रहेंगी, वो बड़े वाले जहाज जो है हमारे A340,
اس میں مطلب 315 والی. جی جی 315 ایک فلائٹ میں جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ 2 جہاز ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا جہاز لگے گا. تو آل ٹوگیدر جو ہمارے پاس ابھی تک کاؤنٹ آیا ہے وہ لگ بھگ 12,000 کے آس پاس. 12,000 عازمین جموں و کشمیر لداخ سے جا رہے ہیں, if I am not wrong. جی جی جی. اس میں لداخ کے بھی ہیں, جموں اور کشمیر سے بھی ہیں. 12,000 کاؤنٹ بن رہا ہے. نوازش, اور 7 تاریخ کو پہلی فلائٹ جا رہی ہے انشاءاللہ. کوئی خاص دقت جس کا, چونکہ ابھی ایئرپورٹ یا کسٹمز والے یا حج کمیٹی یہ پہلا کوئی سیزن نہیں ہے, ہم برسوں سے یہ کرتے آئے ہیں, کچھ خاص چیزیں جو آپ تجویز کریں گے آنے والے مہمانوں کے لیے, ان عازمین کے لیے, تاکہ ان کی تکلیف کم ہو, تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں؟ بالکل. اس میں جو ہمارا سب سے, جیسے سرجان صاحب نے بولا کہ کون کون سی چیزیں مطلب پروہیبٹڈ ہے, اس میں جو مین ہمارے پاس پرابلم آتی ہے وہ ہمارے سیکیورٹی ہولڈ ایریا میں پرابلم آتی ہے ایئرپورٹ پہ, جس کی وجہ سے کچھ عازمین جو ہے وہ اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں, بیکاز ان کو سامان کھولنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی جو پاور بینک وہ رکھتے ہیں اس میں رجسٹرڈ بیگیج میں. اچھا, یہ موبائل کے لیے؟ جی جی, جو پاور بینک ہے, لائٹر ہے, یہ چیزیں جو ہے رجسٹرڈ بیگیج میں نہیں جائیں گی, یہ ہاتھ میں وہ لے جا سکتے ہیں. اچھا, اس میں نہ رکھیں. جی جی جی, مطلب جو سامان جو ہم لیتے ہیں, جو چیک ان بیگیج ہوتا ہے, جو ہم کہ حج ہاؤس میں لیتے ہیں. ٹھیک. حج ہاؤس میں جب ایکس رے ہوتا ہے بیگیج کا, اس میں ہمیں بہت سارے جو بڑے بڑے بیگ پیکڈ ہوتے ہیں, اس میں جو ہے اس میں پاور بینکس بھی ہوتے ہیں, لائٹرز بھی ہوتے ہیں, اور ایک آئٹم ہے وہ پورٹیبل, کبھی کبھی پورٹیبل وہ آکسیجن سلنڈرز ہوتے ہیں, وہ بالکل پروہیبٹڈ ہے, وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ نہ وہ پورٹیبل آکسیجن سلنڈرز نہ تو رجسٹرڈ بیگیج میں جائیں گے نہ تو ہینڈ بیگیج میں جائیں گے. جو پاور بینکس ہیں وہ صرف اور صرف ہاتھ میں جائیں گے. اس میں اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے سامان کھولنے پڑتے ہیں. اور ایئرپورٹ میں جو ایئرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ایئرپورٹ سیکیورٹی ہولڈ میں جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے لیکوڈز کی. لیکوڈ 100 ml سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک پانی کی بوٹل ہے چھوٹی 100 ml سے کم, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یا کوئی بھی لکوڈ ہو, ڈیو کوئی پرفیوم ہو یا کچھ ہو ایسا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ 100 ml سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ان کو پھر پورا سامان کھولنا پڑتا ہے. اور الیکٹرانک آئٹمز جیسے نارملی لیپ ٹاپ وغیرہ تو لے کر جاتے ہی نہیں ہیں, بٹ پھر بھی کوئی ایسا الیکٹرانک آئٹم ہوتا ہے جس میں بیٹری ہوتی ہے, لیتھیم بیٹری وغیرہ ہوتی ہے, اٹیچڈ ہوتی ہے, اس کو بھی کھولنے, جب ہم کھولنے کو بولتے ہیں, مطلب ہماری جو CISF ہے ایئرپورٹ پہ, جب وہ کھولنے کے لیے بولتے ہیں تو پیسنجرز اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بائیفیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے سرجان صاحب نے بولا کہ کون کون سی آئٹم, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فاربڈن ہیں, جو کہ نہ تو ہم رجسٹرڈ بیگیج میں لے کر جا سکتے ہیں نہ تو ہینڈ بیگیج میں لے کر جا سکتے ہیں. بٹ رجسٹرڈ بیگیج میں جو ہمیں مین پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے پاور بینک کی, لائٹرز کی, پورٹیبل آکسیجن سلنڈر. گزارش کریں گے عازمین سے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ اپنے جو آپ ان کے سپرد سامان کر رہے ہیں, جو جانا ہے سیکیورٹی میں, اس بیگ میں ان چیزوں کو نہ ڈالیں, کیونکہ وہ کھولیں گے ٹائم ضائع ہوگا, اور کبھی کبھی یہ غصے میں کھول دیتے ہیں, اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. خیر, سرجان جی مسکرا رہے ہیں, لیکن اس پر بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن ایک ریلیونٹ سوال جو بنتا ہے, بورڈنگ پاس کیا طریقہ ہے, کہاں دیتے ہیں آپ, اور کس طرح آپ نے یہ انشور کیا ہے کہ عازمین, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پہلی بار ہوائی سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ایئرپورٹ کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں, تو کیا طریقہ رہے گا کہ ان کو ہیسل فری ایک انٹری مل جائے, وہ آرام سے سیٹ پہ بیٹھ جائیں, ان کی بورڈنگ ہو؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ جی, میں ایمانداری سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بے شک ہمارے پاس اگر 100 عازمین ہیں, 100 میں سے ہو سکتا ہے 20, 25, 30 لوگ ایسے ہوں جو دوسری باری جا رہے ہوں, جن کو جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہوں, جن کو مطلب آلریڈی ایکسپوجر ہو اس چیز کا. بٹ وی ٹریٹ ایوری بڈی ایز ایکول. ہم ہر کسی کو فرسٹ ٹائم ٹریولر ہی کنسیڈر کرتے ہیں, اس طریقے سے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. جو بورڈنگ پاس کے بارے میں آپ نے پوچھا, وہ بورڈنگ پاس ہم لوگ حج ہاؤس میں دیتے ہیں. اچھا. انٹری کے بعد جب مین گیٹ پہ انٹری ہوتی ہے, جہاں پہ ہمارے JK پولیس جو ہے وہ اس کو بیگیج کو اسکرین کرتے ہیں, اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسیپشن. ریسیپشن پہ ہم لوگ ایز پر کور نمبرز بورڈنگ پاسز
देते हैं पैसेंजर्स को। वो बोर्डिंग पासेस लेकर फिर वो जाते हैं, थर्ड पॉइंट होता है स्क्रीनिंग का, जहां पे मैंने आपको बोला कि जहां पे ये ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स कभी कभी निकलती हैं, वो स्क्रीनिंग होती है बैगेज की, बट उस वक्त उनके पास बोर्डिंग पास ऑलरेडी होता है। तो वो स्क्रीनिंग करने के बाद फॉर एग्जांपल किसी का कुछ लूजली पैक्ड हो या कुछ इनएडुकेटली पैक्ड हो कोई सामान, उसको हम स्ट्रैपिंग करते हैं ताकि उसमें से कुछ चीजें ना निकले, या कभी कभी हमें टेप भी लगाना पड़ता है, कभी किसी और चीज से रैप भी करना पड़ता है ताकि वो चीजें बिल्कुल इंटैक्ट, जैसे यहां पे हम लोग ले रहे हैं वैसे ही फाइनल डेस्टिनेशन पे उनको मिले। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट होता है हजाओ, फाइनल पॉइंट नहीं मतलब उसके बाद जो स्क्रीनिंग के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर पे बोर्डिंग पास नहीं देते हैं, वो बोर्डिंग पास हम ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके होते हैं पैसेंजर को। अच्छा। उसके बाद जो है, उसके बाद वहां पे खाली बैगेज ऐड होता है। अच्छा। सामान का वजन होता है और सामान ऐड होता है, सामान ऐड होता है। उसके बाद हाजी साहब जो है बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, उनके पास बोर्डिंग पास भी होता है और उनके पास जो चेक इन सामान होता है वो हमारे पास आ जाता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने की एयरपोर्ट तक। ठीक। एंड उसके बाद जो है ये जो बोर्डिंग बैगेज उन्होंने दिया तो देन दे बोर्ड दिस व्हीकल्स, ठीक है, और रवाना हो जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। मेरे ख्याल में ये सवाल बनता है शायद हज कमेटी के साथ, लेकिन मैं आप यहाँ हैं, आप दिन भर वहीं होते हैं और कमेटियों में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं दोनों ऑफिसर्स वहाँ होते हैं। ये जो पूरा काम है कि आपके लोग वहाँ बैठे हैं, वो हैंड ओवर करेंगे उनका बोर्डिंग पास वगैरह, लेकिन तवालत इसमें है, सामान है, वो है, ये है। हु इज देयर टू हेल्प माई आजिम? आजिम को कौन मदद करने वहाँ बैठा है? वो वॉलंटियर्स, यकीनन वो एयर फोर्स के तो नहीं होंगे, वो आपकी एयरलाइन से भी नहीं होंगे, वो कौन लोग हैं? जी नहीं है, वहां पे होम गार्ड के रहते हैं बाहर, जो उनकी हेल्प करते हैं बाहर मेन गेट से लेकर रिसेप्शन तक। ठीक है सर। उसके बाद जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारे अपने लोग रहते हैं, हम लोगों ने एडिशनल मैन पावर लगाया होता है, जो कि फॉर एग्जांपल कोई हाजी साहब हो जो बुजुर्ग हो, हम उसका सामान हम खुद उठवाते हैं अपने लोगों से। ठीक। ताकि हालांकि वो डिस्टेंस मैन पावर आपका है वहां, बिल्कुल हमारा मैन पावर है एडिशनल, जो कि उनको हम सामान में हेल्प करते हैं। या कभी कभार व्हील चेयर्स, हमने लगभग 6-7 व्हील चेयर्स रखी होती है जो मतलब रेडीली अवेलेबल होते हैं। किसी अगर कोई पैसेंजर, अगर कोई हाजी साहब चल भी रहा होता है पर हमें लगता है कि उसको तकलीफ होती है चलने में, हम इमीडिएटली उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं। हमने एडुकेट नंबर ऑफ व्हील चेयर्स हज हाउस में भी रखी होती है और एयरपोर्ट पे भी। थैंक यू। बहुत अच्छी तैयारियों की आप बात कर रहे हैं और अच्छा लगता है, बल्कि मुझे यहाँ मेज़बान के तौर पर मुझे लगता है कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँ इन एडवांस कि एक अच्छे काम में आप भी शामिल हैं। अल्लाह हमें भी इस काम में शामिल हमें भी रखे। सरजान साहब, ये जो कस्टम वाले होते हैं, मैं अब ज़रा टर्मिनोलॉजी पे आता हूँ। जी। कस्टम वाले बड़े सख्त लोग होते हैं, यूं बैग काट दिया। ये हाजियों के साथ, आज़म के साथ थोड़ी सी रिलैक्सेशन। देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जो कस्टम्स का जो काम है नॉर्मली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे या इंटरनेशनल पोर्ट्स पे, हमारा काम होता है ट्रैवलर के साथ, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है उनको पता होता है रूल्स, रेगुलेशन, ज़वाबित, सब चीजें पता होता है, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे आज़मीन है, बड़े एहतराम से मैं कहूंगा, इसमें हमारा मानना है कि एक तो है ही क्या, इसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बैन अवी सफर पे जाते हैं, इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। दे आर टोटली रॉ अबाउट लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, जानते नहीं, उनको कुछ पता नहीं होता है। दूसरा, हमारा ये मानना है कि ये एक मुकद्दस सफर पे जा रहे हैं, तो जो निगाह हमारी नॉर्मल एक इंटरनेशनल ट्रैवलर पे होती है, यहाँ पे वो नहीं होती है। यहाँ पे तो हमारा मतलब हमारे एहतराम है, ताज़ीम है, बिल्कुल मेहमान का की फीलिंग है, बिल्कुल मेजबानी का एक वो अंदाज है। बिल्कुल। मैं आपको आपकी वैसे तो आपको पता ही है, 1997 से 1997 से श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स गई हैं जद्दा के लिए, उससे पहले दिल्ली से होती थी फ्लाइट्स। तो तब से लेके आज तक किसी न किसी तरह मैं इन ऑपरेशंस के साथ मुंसलिक हूं, तो मेरी नजर में कभी भी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि किसी भी ऑफिसर ने, क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टाफ हमारे बाहर से आता है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन मैंने उनका देखा है, उनका हमसे ज्यादा
जो इनके प्रति एक एहतराम और रेस्पेक्ट का, मैंने अपने कुछ बहुत सीनियर ऑफिसर्स को हाजी साहब का बैग उठाते हुए टारमैक तक वहां से लेके काउंटर तक ला रहे हैं और उनको अपने साथ मतलब इतना एहतराम से उनको ये ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ चीजें हैं तला साहब जो एक हाजी को बहसत एक ट्रैवलर, मैंने पहले बता दिया कि एहतरामन हमें तो उनका पूरा ताजीम है ही, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको जरूरी लाजमन फॉलो करनी है। एक छोटी सी बात है करेंसी के हवाले से, आपने शायद आपका अगला सवाल होगा। करेंसी के हवाले से अक्सर हमें पूछा जाता है जी हम कितनी करेंसी ले सकते हैं, हम कितनी करेंसी वहां से ला सकते हैं। करेंसी की बात अगर हम करें तो जो इंडियन करेंसी है, हमारे मुल्क की जो करेंसी है जी, जो ही आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, चाहे आप सऊदी चले जाएं, चाहे किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाए, वहां पे आपको जो यहां की करेंसी है वो नहीं चलती है, ये तो आपको मालूम है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी इज बैंड, ना हम ले सकते हैं ना वहां से ला सकते हैं। अब मैं इसमें वजाहत करूंगा। तो जब आप दूसरे मुल्क में जाएंगे तो क्या करेंगे आप, आपके यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किए हैं तस्लीम शुदा जो रजिस्टर्ड हैं हमारे डीलर्स फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे हमारे बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, या जितने भी बैंक्स हैं जो रिजर्व बैंक के इसमें कंट्रोल में है, वहां पे आप अपने जो इंडियन करेंसी है उसका एक्सचेंज करके उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो सऊदी रियाल आप ले लीजिए। इसका भी मैं बताऊंगा लिमिट क्या है, मैं बताऊंगा लिमिट में उस पर भी आऊंगा। तो ये आप लीजिए, यहीं से लीजिए, प्रेफरेबली यहीं से ले लीजिए, यहां पे आप अपने बैंक से। इसमें टोटल जो आप यहां से ले सकते हैं करेंसी नोट्स वो इक्वलेंट टू $5,000 $5,000 का जो मालियत बनता है उतना रियाल आप ले सकते हैं, उतने आप रियाल ले जाइए, रुपए नहीं ले सकते। सुनिए मेरी बात। अब अगर आप बज़िद हैं जी मैं इंडियन करेंसी ले जाऊं, करेंसी वहां जाके मैं चेंज करूंगा तो वो आपको अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट है, आप सिर्फ 25,000 रुपए ले सकते हैं, ओनली 25,000। इसको प्रिसाइजली अपने मोहतरम आज़मीन के लिए, हिंदुस्तानी करेंसी आप 25,000 अपने साथ रख सकते हैं और $5,000 के बराबर आप अरब की करेंसी रियाल अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पैसा मिलेगा वो ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कस्टम अफसर कह रहे हैं कि वो ममनू है, गैर कानूनी है, आपने इस पे अमल करना होगा जी। और जो जब आमद होगी, जब अराइवल होगा वहां से हाजी साहिबान यहां पे आएंगे तो उस वक्त भी जो ये करेंसी वापस लेके आएंगे जी, तो इतना ही है, 25,000 ही ला सकते हैं, क्योंकि अगर सकते हैं, हाँ, वापस ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा इंडियन करेंसी जो सोना वोना ला सकते कुछ नहीं ला सकते। देखिए मैं आपको, हम उस पर भी आएंगे। जो मैंने बता दिया कि यहां से पर्सनल बैगेज 40 दिन का स्टे है, तो वहां से जब आएंगे उसके लिए भी गवर्नमेंट को पता है कि जब एक ट्रैवलर घर से बाहर जाता है, पर्टिकुलरली जब वो फॉरेन कंट्री जाएगा, खुसूसी तौर जब वो हज पे जाएगा, तो उसके घर के अफराद, उसके दोस्त, उसके हमसाए, उसके जानने वाले, उसके चाहने वाले सभी चाहेंगे कि कुछ ना कुछ हमारे तोहफा वहां से लेके आए। मैं लिमिट बताऊंगा जी। तो ये जो चीजें हैं ये अपने तोहफे जो हैं आप ला सकते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी मालियत सिर्फ 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक आप सामान ला सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, घड़ी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी हो। देखिए घड़ी, आप जायनमाज ला रहे हैं, आप तस्बीह ला रहे हैं, ठीक, आप सूट ला रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कोई ऐसी चीज कमर्शियल क्वांटिटी में ना लाएं। जैसे आप घड़ी ला रहे हैं, आपने अपने बच्चों को 3 बच्चे घड़ियां 3 देनी है और अपने भाई साहब को 4 घड़ियां, ठीक है, ये हम मान लेंगे ये तोहफा है। अगर आप 50,000 की घड़ियां ही लाएंगे, सर मैंने तो अपना फ्री अलाउंस ले लिया, नहीं, वो कमर्शियल क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक, वैसे नहीं लाना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मेरा, वापसी का सिलसिला कब शुरू हो रहा है? इंशाल्लाह 17 जुलाई से। 17 जुलाई से। और आब जमजम आप ही हमें यहाँ पहुंचा के देंगे? बिल्कुल, आब जमजम पहले ही आ जाएगा। वो जब फ्लाइटें वहां से आती हैं, खाली फ्लाइटें, उन्हीं में आब जमजम आता है। हम लोग उसको मतलब आब जमजम को हम लोग स्टोर करते हैं एयरपोर्ट पे,
اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. جیسے حاجی صاحب وہاں سے آتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو اپنا وہ مل جاتا ہے. جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے پروگرام کا. میری کوشش ہوگی آگے پھر سے اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ہم اور بھی باتیں کریں, جانکاری جٹانے کی کوشش کریں عازمین کے لیے. اللہ کرے کہ آپ بنے رہیں وہاں پر. آپ ہیں تو مجھے یقین ہے وی آر ان سیف ہینڈس. یہ کام اچھی طرح سے ہوگا. یہاں آنے کے لیے, ہمیں وقت دینے کے لیے سرجان احمد شاہ صاحب آپ کا اور جناب عالی سرتاج احمد منٹو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نوازش, عنایت, کرم, مہربانی. اور ناظرین محترم, سلسلہ جاری رہے گا. ضرورت ہوگی تو دوبارہ ایسے پروگراموں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.